सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। लौट आइए इस संघर्ष की दुनिया में और आज हम फिर से पीजीसीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2018 वाली। इस प्रश्न पत्र का आज हम प्रश्न संख्या 100 से लेकर के 120 नंबर तक सॉल्व करेंगे, यानी कि आज हम इस पेपर का निपटारा करने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी विद्यार्थियों को दिल से मेरा धन्यवाद है, दिल से मेरा प्यार है कि आप जैसे विद्यार्थी बहुत तेजी से इस चैनल में जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखिए ये चैनल आप ही का है ना। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ है सुबह आकर आप सभी के लिए एक क्लास दे देना, आपके सामने खड़े हो जाना। बाकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, कहाँ तक ले जाना है, ये सारा काम मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, है ना। देखिएगा अपने सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि पीजीसीएल देखिए इसकी वैकेंसी अभी आई हुई है और रनिंग में चल रही है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा तो जरूर करिएगा। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए इसका अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने दे रखा है, वहां से भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। फीस वीस का माजरा क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में डिस्कशन में आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, है ना। देखिए आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्लास अब आपके सामने है कि ओवरलोड रिले, है ना। ओवरलोड रिले किससे मोटर की सुरक्षा करती है ना। क्या वो कम वोल्टेज से सुरक्षा करती है, अधिक विद्युत धारा से सुरक्षा करती है, या अधिक वोल्टेज से सुरक्षा करेगी, या फिर विद्युत धारा हानि से सुरक्षा करेगी। किससे ये सेफ्टी देने वाला है? सेफ्टी किससे देता है? तो अधिक विद्युत धारा से। किससे? मैक्सिमम करंट से। अब मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा, अनुभव के साथ बताऊंगा कि कैसे मोटर जब ओवरलोड होती है तो ये अधिक करंट की डिमांड करती है। याद रखना मेरे भाई, एक ही बात याद रखना आप कि अगर मान लीजिए कि कोई कन्वेयर बेल्ट है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये एक कन्वेयर बेल्ट है। इस बेल्ट में मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, जिसका वजन कितना है, जिसका वेट है, जिसका वजन कितना है 50 क्विंटल, यानी कि 50 क्विंटल का वजन है। एक कन्वेयर बेल्ट में चल रही है वो, और इस कन्वेयर बेल्ट को कौन घुमाएगी? एक मोटर। यानी कि वो मोटर जो है वो 500 न्यूटन का बल वो क्या है उत्पन्न करती है, जिसको हम क्या कहेंगे? यांत्रिक शक्ति, है ना। जिसको हम क्या कहेंगे? यांत्रिक शक्ति। मोटर को यांत्रिक शक्ति कहां से मिलती है? तो इसके लिए मोटर को क्या चाहिए? टॉर्क, है ना। टॉर्क कहां से बनती है? टॉर्क के लिए चाहिए आपको ईएमएफ। ईएमएफ कौन सी ईएमएफ? जनरेटेड ईएमएफ। ईएमएफ कहां से बनेगी मेरे भाई? फ्लक्स से। कहां से? फ्लक्स से। और फ्लक्स कहां से मिलेगी? विद्युत धारा से। कहां से? विद्युत धारा से। तो एक काम हम करते हैं, मोटर ओवरलोड होने का कंडीशन देखते हैं कि ये 50 क्विंटल का जो वजन इस कन्वेयर बेल्ट में चल रही है, अब इसकी जगह पर हम 100 क्विंटल डाल देते हैं, यानी कि मोटर हमारी ओवरलोड हो गई, है ना। तो जब 100 क्विंटल का बल डालेंगे तो मोटर कभी भी नहीं कहेगी कि मैं इस पट्टे को नहीं घुमाऊंगा, है ना। ये कहेगा कि भैया मुझे 500 न्यूटन की जगह पर अब 1000 न्यूटन का बल चाहिए, है ना। कितने का? 1000 न्यूटन का बल चाहिए। और 1000 न्यूटन बल जनरेट करने के लिए, यानी कि यांत्रिक शक्ति बनाने के लिए अधिक टॉर्क चाहिए। अधिक टॉर्क कहां से आएगी? जब अधिक ईएमएफ जनरेट होगी। अधिक ईएमएफ कब जनरेट होगी? जब फ्लक्स अधिक होगा, है ना। और फ्लक्स अधिक कब होगा? जब विद्युत धारा का मान अधिक होगा, है ना। यानी कि ये जो लोड है सप्लाई से सप्लाई करंट की डिमांड करेगी। और सप्लाई करंट मान लीजिए पहले 20 एम्पियर ये मोटर चल रही थी 20 एम्पियर से, अब ये 40 एम्पियर लेगी, है ना। लेकिन हमारी मोटर क्या है कि मोटर की जो वाइंडिंग की गई है उसकी कैपेसिटी ही इतनी है कि वो 20 एम्पियर करंट को झेल सके। और जब 40 एम्पियर का करंट जब चलने लगेगी तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी, है ना। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग। ये पूरा जो फिनोमिना मैंने आपको बताया ये क्या कहलाती है? ओवरलोडिंग कहलाती है। मेरे भाई इतना डीपली से आपको पढ़ाने वाला, समझाने वाला, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बस हूं, लेकिन बहुत कम आपको टीचर मिलेंगे। इसलिए शिद्दत से और प्यार से इस क्लास को देखिएगा, पूरे क्लास को देखिएगा, है ना। आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मापन वाले उपकरणों की गतिशील प्रणाली में हेयर स्प्रिंग किस मटेरियल का बना होता है? सिलिकॉन इस्पात, फास्फोरस टिन,
युक्त कांसा या फास्फोरस ब्रोंज, है ना, यही है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में यही करेक्ट आंसर है और PGCIL ने भी इसी को करेक्ट माना था। मैं आपसे अगर पूछूं कि जो फास्फोरस ब्रोंज है, ये फास्फोरस ब्रोंज का ही क्यों बनाई जाती है स्प्रिंग, है ना, इसी का स्प्रिंग क्यों बनाई जाती है? क्योंकि मेरे भाई हम चाहते हैं कि जो स्प्रिंग है सबसे पहली बात कि ये हल्का होना चाहिए, है ना, तो फास्फोरस ब्रोंज एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत हल्का होता है। लेकिन मीटर के अंदर इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या रखती है ये हेयर स्प्रिंग, कि ये ना तो तापमान से प्रभावित होना चाहिए और ना ही ये चुंबकीय क्षेत्र से, मैग्नेटिक फील्ड से, है ना, यही एक ऐसा मटेरियल है जो टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होती है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से। फिर आप कहेंगे सर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर ऐसा हो गया मेरे भाई तो मीटर में क्या आ जाएगी? मीटर एरर। मीटर में क्या आएगी? मीटर एरर। मीटर को पढ़ना चाहिए इतना एम्पियर या इतना वोल्ट, वो पढ़ेगी कुछ और, वो क्या करेगी? वो पढ़ेगी कुछ और। इसीलिए हम फास्फोरस ब्रोंज यानी कि फास्फोरस टीन युक्त कांसा का बनाते हैं हेयर स्प्रिंग। ये हल्की भी होती है ना। और ये जो पैनल्स का PDF है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हैं, जो देखते हैं क्लास को डेली, उनको तो पता है कि PDF कहाँ मिलती है। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं चैनल पे तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा ये सब PDF। नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी आता है किसी वैकेंसी का, उसको भी हम टेलीग्राम पर ही डालते हैं पहले। कुछ किसी पेपर कटिंग के माध्यम से आपको कोई जानकारी देना होता है, उसको भी हम टेलीग्राम पर ही डालते हैं PDF के रूप में। इस क्लास का PDF वो भी टेलीग्राम पे ही जाता है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर उसको ज्वाइन करना। एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा को उलट दिया जाता है, कैसे? ब्रश लीड को रोक करके या आपूर्ति टर्मिनलों को उलट करके, है ना, ब्रश लीड को रोक करके या ब्रश लीड को अदला बदली करके। क्या करके? अदला बदली करके। देखिए क्या होता है कि जब हम मोटर को सप्लाई देते हैं, जब हम मोटर को क्या देते हैं? सप्लाई वोल्टेज देते हैं, तो देखिए ये दो जगह पर ये सप्लाई जाती है। कहाँ पर? पहला जाएगा आर्मेचर वाइंडिंग में और दूसरा फील्ड वाइंडिंग में। दूसरा कहाँ? फील्ड वाइंडिंग में। अगर इन दोनों का टर्मिनल आपस में इंटरचेंज एक साथ कर देंगे तो इसके घूर्णन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ब्रश लीड को अदला बदली करते हैं तो आर्मेचर के जो टर्मिनल्स होते हैं वो आपस में इंटरचेंज होते हैं, जिससे क्या होता है? मोटर अपने घूमने की डायरेक्शन को क्या कर देती है? ये चेंज करती है ना। देखिए नेक्स्ट है कि ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ल्यूमेन। क्या होगी? ल्यूमेन होगी, है ना। कैंडल किसकी इकाई है? कैंडल किसकी इकाई है? ये है आपकी ज्योति तीव्रता की, है ना। ये किसकी है? ज्योति तीव्रता की। मीटर कैंडल किसकी है और लक्स किसकी है ना। मीटर कैंडल किसकी है और लक्स किसकी है? इल्यूमिनेशन, नोट कीजिएगा, इल्यूमिनेशन, है ना। इल्यूमिनेशन की इकाई क्या क्या होती है वो देखिए। सबसे पहला ल्यूमेंस प्रति मीटर स्क्वायर, ल्यूमेंस प्रति मीटर स्क्वायर है या फिर वर्ग मीटर, दोनों एक ही बात है ना। इसके अलावा और क्या होती है? लक्स। इसके अलावा मीटर कैंडल, इसके अलावा और क्या होती है? मीटर कैंडल, है ना। तो इल्यूमिनेशन की ये तीनों यूनिट है। ये क्या है? तीनों यूनिट है ना। ल्यूमेंस भी इसी की यूनिट है, लक्स भी है और मीटर कैंडल भी है। ये इल्यूमिनेशन की यूनिट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। आप कमेंट करिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। क्या चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं? क्या चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं? इतनी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, अगर आ रही है ना तो बिल्कुल वीडियो को थम्स अप करना यार। जितने भी स्टूडेंट है ना, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो वीडियो को शेयर मेरे भाई जरूर करना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल दिल से शेयर कीजिएगा, प्यार से शेयर कीजिएगा, है ना। टोटल 20 क्वेश्चन है इस क्लास में। और देखिए दोस्तों, दिल से निकली हुई बातें असर करती हैं, है ना। कहा जाता है दिल से निकली हुई बातें अक्सर असर करती हैं। मैं दिल से ही बोल रहा हूं, आप शेयर जरूर करना। निम्न प्रतिरोधन का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? चारों ब्रिज हैं, ये चारों के चारों ब्रिज हैं और केल्विन का जो डबल ब्रिज है ना,
केल्विन का जो डबल ब्रिज है यही क्या करती है, निम्न प्रतिरोध का मापन करती है, यानी कि अति निम्न का वो रेंज कौन सा है, वो है आपका 1 ओम से कम, 1 ओम से भी कम जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसी को कहते हैं अति निम्न प्रतिरोध। केल्विन का डबल ब्रिज से उसका हम मापन करते हैं। वेन ब्रिज से क्या मापते हैं, इससे मापते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, इससे हम क्या करते हैं, आवृत्ति मापन करते हैं। मैक्सवेल सेतु यानी कि मैक्सवेल ब्रिज से हम क्या मापते हैं, इंडक्टेंस है ना, मध्यम इंडक्टेंस है ना। अब देखिए यहां पर उच्च इंडक्टेंस, मध्यम इंडक्टेंस, निम्न इंडक्टेंस, ये सारे हो सकते हैं। आपको ऑप्शन में केवल अगर ये क्वेश्चन आया इस प्रकार का तो केवल यहां पर इंडक्टेंस रहेगा, मध्यम इंडक्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन एक्चुअल में यूज जो किया जाता है मध्यम इंडक्टेंस मापन के लिए। वहीं पर देशौटी ब्रिज, जिसको हम देशौटी ब्रिज भी कहते हैं, यहां देशौटी ब्रिज है, इसका मापन हम करते हैं कैपेसिटेंस मापन के लिए। क्या मापते हैं हम, कैपेसिटेंस का मापन करते हैं, है ना। तो एक ही झटके में सभी का आंसर आपके नोटबुक तक पहुंच चुका है। वेन ब्रिज आवृत्ति मापन, केल्विन का डबल ब्रिज 1 ओम से कम यानी कि निम्न प्रतिरोध का मापन, मैक्सवेल मध्यम इंडक्टेंस, देशौटी ब्रिज जो है ये कैपेसिटेंस का मापन करता है, ठीक है ना। वहीं पर स्टेपर मोटर का प्रयोग सामान्यतः कहां पर किया जाता है, देखिए स्टेपर मोटर भले ही सिंगल फेज मोटर होती है, सिंगल फेज प्रकार की, लेकिन इसका काम ना आज के इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। मैं एग्जांपल दूं आपको, कंट्रोलिंग सिस्टम में इसका यूज करते हैं हम, जैसे कि आपने जेसीबी देखा होगा, जेसीबी कैसे काम करती है, स्टेप बाय स्टेप में काम करती है। रोबोट कैसे काम करती है, स्टेप बाय स्टेप में काम करती है ना। मैं सारे इसके प्रयोग लिखा दे रहा हूं, जैसे कि रोबोट, सीएनसी मशीन आपने देखा होगा, कंपनियों में सीएनसी मशीन होती है, उसमें भी यही मोटर लगी होती है, स्टेप बाय स्टेप में चलती है। रोबोट हो गया, सीएनसी मशीन हो गया, विद्युत घड़ी में भी इसका हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, अभी देखिए आपका एमपीटीओ का एग्जाम हुआ था ना, उसमें जरूर आपको दूसरा नाम, इस मोटर का दूसरा नाम क्या है, इस मोटर का दूसरा नाम क्या है ना, वो पूछा था। मैं भी इसका दूसरा नाम बता रहा हूं, इसका स्टोक मोटर, इसको हम स्टोक मोटर, फिर टिन केन मोटर या फिर टिन केन मोटर, ये दोनों इसी के नाम है, टिन केन मोटर या स्टोक मोटर। ये क्या है, आपके स्टेपर मोटर के नाम है ना, अलग अलग नाम से भी इसको जानते हैं। फिर है विद्युताग्र, धनात्मक विद्युताग्र को हम क्या कहते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। देखिए इसको हम एनोड कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। कैथोड को हम क्या कहते हैं, निगेटिव टर्मिनल, और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल। हैलोजन लैंप में प्रयोग किया जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, हैलोजन, आर्गन और हीलियम, है ना। आंसर क्या होगा, हैलोजन। अब इसके अलावा भी कौन कौन सी होती है, देखिए हैलोजन के अलावा होती है क्लोरीन, इसके अलावा होती है क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ना। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हैलोजन, ये क्या है, ये हैलोजन गैस के हैलोजन लैंप के अंदर ये भरी जाती है। और हैलोजन लैंप आपने देखा होगा कि स्टेडियम वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना। आजकल के टाइम पे तो देखिए एलईडी लैंप भी आ गई है, हर जगह उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। निम्नलिखित में से VIR का सही पूर्ण क्या होता है, वल्केनाइज्ड इंडिया रबर। ऐसा आसान क्वेश्चन अगर दोबारा आ गया ना, तो इस बार के स्टूडेंट तो मुझे नहीं लगता है कि इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम पर जितने भी विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ना, मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं जो लंबे टाइम से तैयारी करते आ रहे हैं, वो तो फिर धुआं कर देंगे एग्जाम में, है ना। एग्जाम में वही धुआं करेंगे। पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, कहां पर पोकर का प्रयोग करते हैं, ये रही आपकी पोकर, और इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी छिद्र करने के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर बी। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा आप देखेंगे फर्नीचर के दुकानों में या फिर लोहार खानों में किया जाता है ना। देखिए मैं तो गांव देहात से बिलोंग करता हूं, जब भी मेरे घर में कुछ लकड़ी का टेबल, लकड़ी की कुर्सी बनवाना होता है, तो जो लोहार होते हैं, है ना,
जो लोहार जिसको विश्वकर्मा कहते हैं, उनको हम अपने घर पे बुलाते हैं और फिर वहाँ पर लकड़ी का कुछ फर्नीचर बनवाते हैं। तो ये इसको पोकर को वो लेकर के आते हैं। क्या होता है कि जब भी लकड़ी का स्क्रू लगाना होता है तो इससे छेद करते हैं उसको। क्यों? क्योंकि लकड़ी में हम टेपिंग कर नहीं सकते, टेप चूड़ी बना नहीं सकते। लकड़ी में कैसे आप चूड़ी बनाएंगे, और चूड़ी बना करके फिर हम स्क्रू लगा नहीं सकते, है ना। इसलिए क्या किया जाता है कि पोकर का प्रयोग किया जाता है और पोकर के द्वारा स्क्रू बनाई जाती है, स्क्रू लगाई जाती है। विद्युत धारा में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही छोटी क्वेश्चन है। आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं एक और तरीके से इसका आंसर बताना चाहूंगा कि जो रिएक्टिव पावर कंपोनेंट को जो राशि एक्टिव पावर कंपोनेंट में परिवर्तित कर दे, है ना, एक्टिव पावर कंपोनेंट में परिवर्तित कर दे, वही क्या कहलाती है? पावर फैक्टर कहलाती है। वही क्या कहलाती है? पावर फैक्टर कहलाती है। दूसरी शब्दों में मैंने आपको इसका परिभाषा ही लिखा दिया। जितना ज्यादा पावर फैक्टर होगा, जनरेटर जो पावर जनरेट कर रही है उसमें उसका जो वास्तविक पावर है उतना ही ज्यादा हमें आउटपुट में मिलेगा। हम चाहते हैं कि अगर हमारी जनरेटर 500 किलोवाट की है ना, 500 किलोवाट की है, तो आउटपुट में हमें वो 500 किलोवाट का पावर जनरेट करके दे। वो कब देगा? जब पावर फैक्टर का मान अधिक से अधिक होगा। और ये जो पावर फैक्टर होती है ना, ये जो पीएफ होती है, ये लोड पर डिपेंड करती है ना। किस पर डिपेंड करेगी? ये लोड पर। जैसे कि आपका हो गया प्रतिरोधी लोड, है ना, प्रतिरोधी लोड हो गया, और आपका प्रेरकीय लोड हो गया, और धारिती लोड, है ना, धारितीय लोड। 3 प्रकार के लोड होते हैं। डीसी में तो देखिए सारे लोड को मिला करके एक ही लोड मानते हैं, रजिस्ट्री लोड ही मानते हैं, चाहे उस पर आप इंडक्टिव चाहे कैपेसिटिव, क्योंकि डीसी में इंडक्टर नाम का कोई चीज, इंडक्टेंस नाम का कोई चीज होता नहीं है। तो यहाँ पर 3 लोड है, और तीनों लोड जो है, तीनों लोड का नेचर अलग अलग है, तो पावर फैक्टर का भी नेचर यहाँ पर चेंज हो जाता है लोड के अकॉर्डिंग। और पावर फैक्टर मेरे भाई, अगर पावर फैक्टर का मान गिरता है, पावर फैक्टर का मान कम होता है, तो क्या होता है कि जहां से पावर जनरेट हो रही है, जो कंपनी पावर पैदा कर रही है, जैसे कि आपकी एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट है, वो बिजली पैदा कर रही है, अगर यहां पर लोड का पावर फैक्टर बहुत ज्यादा डल है, तो फिर उत्पादन केंद्र में इसका प्रभाव डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। वहां पर क्या होता है कि पावर लॉस होने लगती है। और कौन से उत्पादन केंद्र चाहेगी कि हमारा पावर लॉस बेवजह हो? इसीलिए पावर फैक्टर का मान अगर बहुत ज्यादा है तो फिर पेनाल्टी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? पेनाल्टी लगा दी जाती है ना। आंसर पावर फैक्टर होगा। अगला देखते हैं कि घरेलू उपकरणों के तापीय तार किस मटेरियल के बने होते हैं? वो निकिल क्रोमियम के बने होते हैं। 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है, मिला करके यहाँ पर नाइक्रोम तैयार की जाते हैं। मैगर द्वारा केबल रोधन परीक्षण में प्रावस्था से प्रावस्था, मतलब फेज टू न्यूट्रल अर्थिंग के बीच का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम, यानी कि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेगा ओम में होना चाहिए, है ना, नहीं तो करंट का लीकेज होने लगेगा। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिकल निम्नलिखित में से किससे संबंध दर्शाता है? ये M बराबर ZIT। अब एक यहां से एक और सूत्र बनता है M बराबर ZQ, तो ध्यान रखिएगा Q बराबर IT ही होता है ना, इसलिए कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि M बराबर ZQ, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अगला है कि एक दिष्ट धारा उपमार्ग जनित्र में होता है। सराहनीय रूप से गिरने वाली विशेषता, सराहनीय रूप से बढ़ने वाली विशेषता, या कुछ झुकाव वाली निरंतर वोल्टेज वाली विशेषता, है ना। ऑप्शन ए नंबर सही करना, क्योंकि जो डीसी का शंट जनरेटर है वो उस पर जब आप लोड डालते हैं तब, और जब वो बिना लोड का होता है, जीरो भार पर होता है तब।
इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा अंतर होता नहीं, बस 2-5% वोल्टेज इसमें डाउन होती है वोल्टेज लोड डालने पर, है ना। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, बस हल्का सा झुका हुआ होता है ना। नेक्स्ट देखिएगा कि एक विद्युत धारा जो आवधिक रूप में प्रत्यावर्तित हो जाती है उसे क्या कहा जाता है ना। इस प्रकार से ये क्या चल रही है, टाइम चल रही है, और इस प्रकार से वो क्या कर रही है, अपने ग्राफ को चेंज कर रही है, उसको हम प्रत्यावर्तित धारा कहते हैं। और प्रत्यावर्तित धारा क्या होता है इसमें कि इसके ग्राफ को हम कहाँ पर देख पाएंगे, इसके ग्राफ को मेरे भाई हम CRO में देख पाएंगे। कहाँ पर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में देख पाएंगे, और कहीं नहीं देख सकते, है ना। इसके ग्राफ को हम वहीं पर पढ़ते हैं। दिष्ट धारा परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, अभी मैंने बात किया था, उसमें एक ही मतलब हम उसमें लोड किसी भी प्रकार का हो, रजिस्टिव लोड काउंट करते हैं, और रजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर इकाई होती है। निम्नलिखित में से भंवर धारा का अवगुण क्या है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माना कि छोटा सा क्वेश्चन है ना, वोल्टेज में ड्रॉप कराता है, पावर फैक्टर को गिरा देता है, या अनावश्यक हीट जनरेट करता है। ये अनावश्यक हीट जनरेट करेगा। देखिए, चाहे वो मोटर का कोर हो, है ना, चाहे वो ट्रांसफार्मर का कोर हो, क्या होता है कि जैसे हम उस पर सप्लाई देते हैं, सप्लाई तो हम वाइंडिंग पर देते हैं, लेकिन वाइंडिंग कोर में लपेटी जाती है, तो वहां से जो करंट कुछ मात्रा में लीकेज होकर के उस कोर में चली जाती है, तो वो जो करंट है, भंवर को भूल जाइए, अभी आप करंट को याद रखिए कि जो करंट है ना, उस करंट को हम लीकेज करंट के नाम से भी जानते हैं, और उस करंट को हम इस्तेमाल में नहीं ले सकते। वो बेफालतू का हीट जनरेट करता रहता है, और हीट एक ऐसा, तापमान एक ऐसा चीज है जो मोटर के एफिशिएंसी को डायरेक्ट प्रभावित करता है, उसकी एफिशिएंसी को डाउन कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अनावश्यक हीट को खत्म करने के लिए हम उसमें दोस्तों लेमिनेट कर देते हैं, पतले पतले पत्तियों के रूप में उस कोर को हम अलग अलग कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, जिससे ये हीट जो है ये अलग हो जाती है ना। और अगर एग्जामिनर पूछ ले कि भंवर धारा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम होता है फोकोल्टो लॉस, फोकोल्टो हानि या फोकोल्टो लॉस। इसका ये क्या है, ये इसका सेकंड नाम है। आजकल देखिए जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें भंवर धारा का फोकोल्टो लॉस ज्यादा पूछा जा रहा है ना, कि फोकोल्टो लॉस क्या है। 90 अंश के कोणों के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाना उपकरण क्या है, वो है ट्राई स्क्वायर, है ना। ये रही आपकी ट्राई स्क्वायर। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कैसा होता है, एडजस्टेबल, यानी कि इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं, है ना। ये जो पटरी है इसको आप इधर भी ला सकते हैं, इस वाले पोर्शन को इधर भी ले जा सकते हैं, है ना। ये लंबाई भी माप सकती है, और ये आगे पीछे खिसक भी सकती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ फर्नीचर वाले करते हैं, है ना। 90 डिग्री का एंगल जहां पर भी परफेक्ट चाहिए वहीं पर इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। इस्पात पट्टी का प्रयोग आप कहां पर करेंगे, कि लंबाई मापने के लिए। साहुल का प्रयोग कहां पर रखें, सिधाई मापने के लिए। आप देखते होंगे ना कि जो मिस्त्री होते हैं, जो घर बनाते हैं, ईंट जोड़ते हैं, दीवार बिल्कुल परफेक्ट सीधा है या फिर नहीं, वो कैसे चेक करते हैं, इसी साहुल, जिसको प्लम बॉब कहा जाता है। फिर कास्ट पैमाना यानी कि वुडन स्केल, ये कौन प्रयोग करता है, ये दर्जी प्रयोग करता है इसको। जो कपड़े वगैरह जब दर्जी काटता है तो वहां पर आपने देखा होगा कि आपके कपड़े का जो माप है वो कैसे लेता है, वुडन स्केल से लेता है ना। आपका माप नहीं, आपके कपड़े का माप, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मापन किससे किया जाता है, वो तो वेबर से किया जाता है। किससे, वेबर से। और वेबर, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की बड़ी यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल। इसकी एक बड़ी यूनिट और भी होती है, उसको हम कहते हैं मैक्सवेल, यानी कि 1 वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल, है ना। वॉट्स किसकी इकाई है, यह है शक्ति की, किसकी, शक्ति की। एम्पियर है विद्युत धारा की, और वोल्ट है विभव की, है ना। वोल्ट क्या है, विभव की। ये सारी चीजें आपको आती होंगी, है ना। जो फर्स्ट टाइम जो विद्यार्थी ITI कर रहे होंगे, देखिए वीडियो जो है ना, ऑनलाइन तैयारी करने का यही एक फायदा है कि इस क्लास को कोई भी दे सकता है, चाहे वो ITI कर रहा हो, चाहे करने की कोशिश कर रहा हो, मतलब सोच रहा हो, या फिर ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हो, या फिर जिनकी तैयारी कंप्लीट भी हो चुकी हो, हर कोई देख सकता है क्लास को। यही सबसे बड़ी फायदा होती है ना। देखिएगा टोटल इतने ही क्वेश्चन है,
है ना। आज हम इस क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट 120 क्वेश्चनों का समावेश है। देखिए इसका एक प्लेलिस्ट हमने तैयार किया है ना। उस प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो एक साथ आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, है ना। ये रही हमारी पहली क्लास, ये रही हमारी पहली क्लास, है ना। टोटल वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका पिन कर दूंगा मैं, वहां से आप जरूर देखिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। और इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए डेली आप सुबह के 9 बजे, है ना, ध्यान से सुनिए, सुबह के 9 बजे डेली इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास चलाई जाती है। आप आइए और बिल्कुल अपने तैयारी को मजबूत करिए। चाहे आप एनसीबीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, आईटी एनसीबीटी का, या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम का जैसे पीजीसीआईएल, है ना। फॉर्म वगैरह अगर आपने नहीं भरा होगा तो फॉर्म जरूर भरिएगा। बहुत अच्छी ये वैकेंसी है, बहुत अच्छा आपके लिए एक ऑफर, एक मौका के रूप में निकल के आई है वैकेंसी, है ना। तो चलिए, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, एनईआर का कट ऑफ क्या है, एनआर का कट ऑफ क्या है, एसआर का कट ऑफ क्या है। तो उस पर भी आज हम बात करने वाले हैं दोपहर के 12 बजे। वीडियो में आपको सेपरेट दूंगा, है ना, वीडियो में सेपरेट दूंगा। और कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं उसमें, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यानी कि पीजीसीआईएल से रिलेटेड हम मोस्ट पॉइंट वहां पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो जरूर देखिएगा, है ना, 12 बजे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, फिर से आइएगा कल सुबह। तब तक के लिए आप सभी को दिल से मेरा धन्यवाद, दिल से नमस्कार। थैंक यू।